हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋत्विक शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एक टॉपिक की जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो अगर आपके चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हैं रोटेशनल डायनामिक्स के तब आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक है ये। बेसिकली एक टूल है जो हमारी हेल्प करता है। इस टूल के बिना भी हम चीज़ों को, सिचुएशन को चैप्टर के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, बट ये टूल जो है ये काफ़ी सारी चीज़ों को आसान बना देता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की कि ये क्या चीज़ है। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन को IAR या फिर ICOR, IAOR इन शॉर्ट फॉर्म से भी बोला जाता है। तो आप अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीज मतलब टर्म्स देख सकते हैं, बट इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कि ये क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद इसको फाइंड कैसे करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। उसके बाद इस टूल के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इसको सीखने के बाद हम किस तरीके से क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन जो हम पहले भी सॉल्व करते थे बट उनको इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो थोड़ा बड़ा हो जाता था वो छोटा हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो वो हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इससे मैंने खुद एक टेक्निक निकाली है इसको विजुअलाइज करने की, क्योंकि जब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने इसको टॉपिक को समझा था अपने समय पर, तो समझने के बाद मैंने यूज तो किया लेकिन कभी भी इसकी एक फील नहीं आई। मतलब ऐसे बस मतलब एक कन्विंस नहीं हो पाता था कि ये कैसे हो रहा है कि ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला खुद के लिए भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं आपको यहीं पे लाइव विजुअलाइज करके दिखाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली क्या है और आपको कन्विंस करूंगा कि कैसे वो चीज काम कर रही है। तो इस पार्ट को आप मिस नहीं कीजिएगा। और लास्ट में हम इस टेक्निक को अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। हम इसको अलग अलग क्वेश्चंस में, जेई एडवांस लेवल के, जेई मेंस लेवल के अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये हमारा कितना समय बचाता है और इससे हमें कितना फायदा होता है और कैसे हमें क्लियरली सोचने में भी ये जो है टूल हेल्प करता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इसकी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके नाम में ही काफी सारी डेफिनेशन छुपी हुई है, उसको निकालते हैं हम बाहर। तो ये क्या होती है? एन imaginary axis about which body performs pure rotation ये इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। एन इमेजिनरी एक्सेस अबाउट विच द बॉडी, मतलब जो भी बॉडी हमारी कंसिडरेशन में है, परफॉर्म्स प्योर रोटेशन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्यों? क्योंकि ये इसका फायदा हमें उन केसेस में होगा जहां पे प्योर रोटेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे प्योर रोटेशन के जितने केसेस होते हैं उसमें हर चीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ½ I⍵², एंगुलर मोमेंटम निकालना है I⍵। तो इस तरीके से सारी चीजों के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। और प्योर रोटेशन के केसेस आर वेरी इजी टू डील। मतलब उसमें हम एक बार चैप्टर को सीखने के बाद प्योर रोटेशन में चीजें आसानी से अप्लाई कर लेते हैं।
मोशन तब कॉम्प्लिकेटेड होता है जब प्योर रोटेशन चेंज होके रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में आ जाए। प्योर रोटेशन यानी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो एक्सिस रेस्ट पे है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। वो एक्सिस कहीं नहीं मूव कर रही, सिर्फ बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एन स्टेशनरी एक्सिस। बट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन अगर होने लगे, यानी कि जो एक्सिस है वो खुद मूव करने लग जाए, मतलब बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंड दैट एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग इन अ फ्रेम, तो उस केस में मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको हम डील करते हैं, मतलब रोटेशन और ट्रांसलेशन में ब्रेक करके हम डील करते हैं। तो इसके बिना हमारा काम तो चल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि हम रोटेशन और ट्रांसलेशन में ब्रेक करके चीजों को देख रहे होते हैं। अगर किसी तरह मान लीजिए हमें ये पता चल जाए कि क्या वो बॉडी किसी एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन कर रही है, अगर ये पता चल जाए कि कोई एक्सिस ऐसी है तो हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि प्योर रोटेशन का केस, अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस को ट्रांसफॉर्म करके प्योर रोटेशन के केस में ला दिया तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो विजुअलाइजेशन है, जो जितनी भी उसकी काइनेमैटिक्स है वो सारी बहुत इजी हो जाएगी, है ना। इसलिए तो सबसे पहले फैक्ट और डेफिनेशन ये साथ में ही है, मतलब ये एक फैक्ट है कि ऐसा होगा और ऐसा कब होगा, किस सिचुएशन में, ये भी हम देखेंगे। तो पहले ही मैं बता देता हूं, वैलिड फॉर प्लेनार मोशन। अब प्लेनार मोशन यानी मोशन एक प्लेन में है ऐसा नहीं है, बॉडी तो रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, बॉडी तो पूरी की पूरी साइज ऑक्यूपाई किया हुआ है उसने, बट वैलिड फॉर प्लेनार मोशन इसका मतलब ये है कि बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है उसकी जितने भी पॉइंट्स हैं बॉडी के, उनकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सारी की सारी वेलोसिटी वेक्टर्स जितने हैं, those velocities should be parallel to a plane, to the same plane। यानी कि जैसे अगर कोई व्हील है जो कि रोल कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें आप देखोगे जो एक्सिस है वो आगे ट्रांसलेट कर रही होती है और रोल उस जो व्हील है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है। इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। तो इस केस में आप देखोगे किसी भी, अगर आप पॉइंट की वेलोसिटी आप निकालोगे तो वो सारी की सारी डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी, बट उनमें एक चीज कॉमन है कि वो सारी की सारी इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है। तो यानी कि वो सारी वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं, वो सारे वेलोसिटी वेक्टर्स दोज आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इस टाइप के मोशन में हम, चाहे फिर ट्रांसलेशन कैसा भी हो, इस टाइप के मोशन में हम IAR को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेशन, अब फैक्ट कहां से, फैक्ट क्यों बोला मैंने, फैक्ट इसलिए है क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सिस और अ पॉइंट, मतलब वो एक्सिस ही बन जाएगा। देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सिस अबाउट विच दिस काइंड ऑफ मोशन विल हैव इट्स सेंटर फॉर प्योर रोटेशन। ठीक है, मतलब उसका प्योर रोटेशन परफॉर्म करने का जो एक्सिस है, जो सेंटर है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। किसी भी टाइप के प्लेनर मोशन के लिए ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। पहले तो ये चीज हमें माननी है। अब इसका प्रूफ हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम इस फैक्ट को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रूफ है जगह जगह पर, बट हमें उसके प्रूफ से मतलब नहीं है, हमें उसके यूजेज से मतलब है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई है, एन इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोटेशन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए ये वैलिड है, इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, क्योंकि ये एक इंस्टेंट के बाद नेक्स्ट इंस्टेंट पे वही एक्सेस होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बदलती रहती है, इसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। बस यही इसकी जो है, इसका ड्रॉबैक है कि इसकी लोकेशन चेंज होती रहेगी। यानी कि आप एक इंस्टेंट के लिए इसको कैलकुलेट करोगे,
लेकिन उस इंस्टेंट के लिए आपकी बॉडी आपको प्योर रोटेशन परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी उस एक्सेस के अबाउट। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। तो ये बात ध्यान में रखनी कि ये एक इंस्टेंट के लिए ही वैलिड होती है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये बिल्कुल चेंज हो सकती है, कोई और लोकेशन पे ये जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऐसा ना होता तो इसका मतलब तो वो बॉडी प्योर रोटेशन ही परफॉर्म कर रही है नॉर्मली, अगर एक्सेस चेंज नहीं होगी तो, है ना। तो वो तो हमारा प्योर रोटेशन का ही केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इस टाइप की केसेस में ये वैलिड है। अब जरूरी नहीं है कि प्योर रोलिंग होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है, हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस फाइंड कर सकते हैं। मतलब बॉडी जब तक एक प्लेनार मोशन में है, एक प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा है बॉडी का, तब तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसके लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि प्योर रोटेशन में जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है वो, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेस अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वही आ जाएगी जिस एक्सेस के अबाउट वो बॉडी प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। उसकी क्या खास बात होती है, आप इसके बारे में अगर सोचेंगे, ठीक है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो वो रेस्ट पे होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में ही वो चीजें आती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, बॉडी का वो जो पार्ट है, वो जो एक्सेस है, वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, दोज आर एट रेस्ट, है ना। उनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब जब जो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेस की बात कर रहा हूं, तो उस इंस्टेंट पे ये एक्सेस जहां भी कहीं होगी वो रेस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके बैठे, रेस्ट पे कोई भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेस बॉडी के बाहर जाके आपको मिलेगी। यानी कि आपको ऐसा हो सकता है, अब जैसे ये मार्कर है, इसको मैं अपने कोनी के अबाउट अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो आप देखोगे मार्कर पे एक्सेस है ही नहीं। दिस मार्कर इज गेटिंग द रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस यहाँ पे वो बॉडी पे है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा केस बिल्कुल हो सकता है। यानी कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस आपको जरूरी नहीं है बॉडी के ऊपर ही मिलेगी, ये आपको बॉडी के बाहर भी मिल सकती है। बट एक खास बात है कि ये इमेजिनरी एक्सेस है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसको फाइंड करने का मेथड बड़ा सिंपल सा है। उस मेथड को हम सीधे सीधे देखते हैं, उसके प्रूफ में हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली उसका प्रूफ इतना सिंपल है कि आप उसको, मतलब आप खुद ही देख के कन्विंस हो जाओगे। ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई भी बॉडी के 2 पॉइंट हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंट हैं, तो उनकी वेलोसिटीज अगर हमें पता है तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। अब मैं इसको बार बार पूरा नाम नहीं लूंगा, मैं इसको IAR बोलूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से। ये वेलोसिटी वेक्टर्स मैंने लिखा है। तो और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, ये आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, और आप ये पत्थर, मान लीजिए एक पत्थर है, ये हवा में फेंका हुआ है, रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ये उनकी एक्चुअल वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये कोई एंगुलर वगैरह नहीं, ये लीनियर वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो वो मैंने वेक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब कैसे निकाल लिए ये अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मान लेते हैं हमें ये पता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। मैं ध्यान से देखिए, अगर ये बॉडी, सीधी सी बात है, अगर ये बॉडी इस इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है, तो आप सोच के देखिए जो भी पॉइंट है उसकी जो भी वेलोसिटी है, वो एक्सिस से अगर मैं उसको पॉइंट को जोड़ूंगा तो जो लाइन बनेगी उस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर परफॉर्म करती है, कोई भी, जैसे वो वेलोसिटी कितनी होती है, जितना एक्सिस से डिस्टेंस होता है मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी।
तो जो भी पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा होता है, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है, राइट। तो इसका मतलब ये मैं देखूंगा कि इससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है, ये पहला पॉइंट। इसका मतलब इसी किसी पॉइंट पे, इस लाइन पे, मतलब यही किसी लाइन पे वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट वो भी अपनी कहानी बताएगा, बोलेगा मैं भी उससे उस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूं, है ना। तो ये इससे परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है, वो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी कि अगर दो पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर्स मुझे पता है तो उन दोनों पॉइंट्स से मैं उन वेलोसिटीज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींचूंगा, और जहां पर भी ये इंटरसेक्शन होगा वहां पर मैं बोल दूंगा दिस इज माय IAR, ठीक है। अगले इंस्टेंट पे नए वेलोसिटी वेक्टर्स आ जाएंगे, हो सकता है इसकी लोकेशन कुछ और हो जाए, ठीक है। ये इसका बेसिक आइडिया है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। जब क्वेश्चन में हम अप्लाई करने जाएंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। जहां पे अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन दी होगी। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए एक ही पॉइंट की वेलोसिटी पता है, बाकी का कुछ भी नहीं पता है, तो फिर इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फिर या तो हमें एक पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और बाकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता हो जिससे हम दूसरे पॉइंट की कैलकुलेट कर पाए, तो भी हम डिराइव करके फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, दो पॉइंट्स की मुझे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। और आप इसमें देखोगे कि मुझे डायरेक्शन काफी है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। मैंने उस पॉइंट से ज्वाइन करके परपेंडिकुलर, बस मुझे डायरेक्शन चाहिए। वहां पे मैंने देख लिया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ज्वाइन करके मुझे IAR की लोकेशन मिली, ठीक है। तो ये इसकी आउटलाइन थी, ये प्रोसीजर हम फॉलो करके क्वेश्चंस में फाइंड कर सकते हैं। प्लस अब एक इसका सिंपल केस बनता है, अगर मान लो कि आपके पास जो बॉडी है उसका ऑलरेडी कोई पॉइंट है जो रेस्ट पे है, ठीक है, वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है लेकिन रेस्ट पे है, एक कोई पॉइंट है वो रेस्ट पे है, तो फिर उस केस में डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो जो पॉइंट रेस्ट पे है उसी से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। ये बार बार आता है केस। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग में आप देखोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब इस जानकारी को ले लीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहता है, जो कांटेक्ट पॉइंट में रहता है रोलिंग के टाइम पे वो रेस्ट पे होता है। यानी कि प्योर रोलिंग का जो केस होता है उसको हम, वो अपने सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेशन परफॉर्म कर रही है, बट वो एक्सिस कैसी है, वो एक्सिस खुद स्टेशनरी थोड़ी है, वो एक्सिस खुद भी तो आगे जा रही है, राइट। तो वो ये वाली एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन नहीं परफॉर्म कर रहा होता। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट रेस्ट पे होता है, इसकी वेलोसिटी 0 होती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो प्योर रोलिंग में ये जो भी है, व्हील है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कुछ भी हो सकता है, ये जो परफॉर्म कर रहा है ये बॉडी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही होती है यहाँ पे। यानी कि प्योर रोलिंग के केस में बाय डिफॉल्ट हमें पता होता है, मतलब हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है, प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही होती है, तो हम उसके हिसाब से वहां पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और सीधे सीधे। एक्चुअली जो केस हमारा यूज होने वाला है सबसे ज्यादा वो प्योर रोलिंग का ही केस होगा, जहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी लाइफ बहुत आसान बना देता है कई सारी सिचुएशंस में, ठीक है, क्योंकि रोटेशन और ट्रांसलेशन को साथ में देखने जाएंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में चीजें करनी पड़ती हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड करना पड़ता है,
ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे सिंपल सा यही सवाल पूछ लिया, मतलब इसका मैं एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट बी है, ये वर्टिकल लेवल से मैच, मतलब वर्टिकल लाइन से मैच हो रहा है, सेंटर से वर्टिकल लाइन अगर पास कर रहा हूँ तो, और ये पॉइंट बी है, मतलब आप देख लीजिए ए जो है वो यहाँ पे पास में है और बी जो है वो दूर है। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ए और बी में से वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहा हूँ, तो अगर मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने पूछा तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप सिंपल वे में कैसे जाओगे, आप देखोगे ये दोनों पॉइंट्स जो है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है वो खुद आगे जा रहा है, तो आप उस पॉइंट की वेलोसिटी प्लस इनकी रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आ रही है आर ओमेगा, उसका आप वेक्टर एडिशन करोगे एंड देन आप कंपेयर करोगे, राइट। बट आप सिंपल सी बात सोचो, अगर प्योर रोलिंग दिया हुआ है, अगर प्योर रोलिंग का केस है और आपसे पूछा है कि भैया किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो देख के, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि भाई ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, राइट, यहाँ पे से एक्सिस पास हो रही है, तो पॉइंट जो बॉडी का है जो जितना दूर होता है आर ओमेगा, राइट, लीनियर वेलोसिटी उसके अबाउट आर ओमेगा, तो आर ओमेगा जितना आर ज्यादा है उतना ओमेगा तो सेम है, ओमेगा सेम है, ठीक है, ओमेगा चेंज नहीं होगा। आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जब आईएआर के अबाउट आप चीजें करोगे तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मैं इसको अलग से भी नोट करा दूंगा, ओमेगा विल नॉट चेंज, ठीक है। तो आप देखो ए जो है वो इससे पास में है और बी जो है वो दूर है, तो इसका सीधा सा मतलब है बी के लिए आर ज्यादा है और ए के लिए आर कम है और ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब जो बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी मोर। आप सीधे सीधे बता सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन आप सीधे सीधे कर सकते हो, क्योंकि काफी बार इस टाइप के सवाल आते हैं, रोलिंग के केस में अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं और उनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन करना होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। इस अगर आपको ये पता है कि इस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन कंसिडर कर सकते हो प्योर रोटेशन, तो आप सीधे सीधे बता दोगे, आप सीधे डिस्टेंस देखोगे और कंपैरिजन आप बता दोगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको कुछ कैलकुलेट करने की, कोई वेक्टर एडिशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी तरीके से तो आपको जब क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको रियलाइज होगा, बट इसके बेनिफिट सिंपल 2 हैं कि एक तो 2 स्टेप से ब्रेक होके हमारा एक स्टेप में काम हो जाता है, यानी कि प्योर रोटेशन मतलब एक सिंगल स्टेप, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब 2 स्टेप में जाना पड़ता है, वहां पे सारी ही चीजें 2 स्टेप में होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी 2 स्टेप में निकलेगी, एंगुलर मोमेंटम भी 2 स्टेप में निकलेगा, तो एक तो वो है। दूसरा इट इज इजी टू थिंक, मतलब ये जब एक बार आपको पता चल जाए उसके बाद मोशन को देखना आसान हो जाता है, ठीक है, सोचना आसान हो जाता है काफी सारे केसेस में। कुछ केसेस में ये वेरिएबल्स एलिमिनेट कर देता है, मतलब जहां हमें मान लीजिए 3 वेरिएबल यूज करने पड़ रहे थे 2 ही यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विजुअलाइजेशन। अब मैंने जब प्योर रोलिंग की बात कर ही दी है तो ये देख के बड़ा अजीब लगता है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, इफ सम बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, तो उसकी ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो आगे जा रही है और बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, बट देन हियर इट हैज IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। जब दूसरे मतलब आगे चला जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज, IAR चेंज, ठीक है, वो एक नया IAR होगा, बट हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई तो IAR होगा और वो वही होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा, राइट। तो ये चल क्या रहा है, मतलब आप सिंपल सी ये बात सोचो कि हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, तो आप सोच के देखो ये तो आगे जा रहा है, ये व्हील तो आगे जा रहा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है, राइट। तो
बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। तो आप पॉज करके भी आप सोच सकते हो कि ये घूमता हुआ तो दिख ही नहीं रहा। भाई घूमता हुआ तो हम तब बोलते ना कि अगर ये इस पॉइंट के अबाउट कुछ तो ये थोड़ी देर के लिए ये ऐसे ऐसे कुछ रोटेट होता हुआ दिखता, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ऐसे कुछ ये रोटेट होता, तब हम बोल पाते ये तो आगे जा रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा ये आगे चला जा रहा है, मतलब घूम तो ये रहा ही नहीं है, फिर कैसे इसको हम बोल रहे हैं कि ये इसे मतलब हर इंस्टेंट पे इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है। इस चीज का मैं आपको लाइव विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंटली आप मैं आइडियाज डेवलप करूंगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखो, ठीक है। तो मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या सेटअप है, देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल लगाई है 3, ठीक है। तो और ये मेरा बॉडी है, ये सिंपल सा मैंने एक ढक्कन ले लिया, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। तो अब होगा क्या, देखो इन तीनों पेंसिल को हमें क्या सोचना है, थिंक ऑफ देम एज अ थिन रॉड, ठीक है। मतलब ये रॉड की तरह है, मतलब इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है, एक्चुअल में है बट कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब हमें सोचना है, ठीक है, क्योंकि एकदम थिन रॉड तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप थिन रॉड की तरह समझिए, और ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, मान लीजिए ये जो बॉडी है ये इसके कांटेक्ट में जब आएगी, हम ये कंडीशन रखेंगे कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये स्लिप नहीं होगा। ये जब इसके कांटेक्ट में है तो ये एकदम यहां से नो स्लिपिंग कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है इस थिन रॉड के अबाउट, ठीक है, ऐसे ये रोटेट कर सकता है। तो अब मान लो कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो ऐसे ये प्योर रोटेशन करते करते अब आगे जाके ये दूसरे रॉड के कांटेक्ट में आ गया, राइट, ये आगे जाके दूसरे रॉड के कांटेक्ट में आ गया। तो अब क्या होगा, ये और आगे चला गया, ठीक है, मान लीजिए ये और आगे ऐसे चला गया। अब ये जब तक ये मिडल रॉड के कांटेक्ट में है तब तक ये उस पर स्लिप नहीं होगा, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये ऐसे हुआ, फिर ये आगे ऐसे हुआ विदाउट स्लिपिंग, एंड देन फिर वो थर्ड रॉड के साथ कांटेक्ट में, अब वो थर्ड रॉड के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आप हर इंस्टेंट पे देखोगे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो व्हील है ये इस रॉड के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है एंड द रॉड इज वेरी थिन। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट की वेलोसिटी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब उसके अबाउट ये एकदम चिपक गया है, ठीक है, बस ऐसे ये रोटेट कर रहा है, तो प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये आगे चला गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो ये आगे चला गया, फिर ये दूसरे रॉड के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो जब भी ये रॉड के साथ कनेक्टेड है तो ये प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब अभी भी ये फाइनल चीज नहीं है ये। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे बहुत सारे रॉड ले रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे रॉड्स मैंने लिए और उनको मैंने बहुत क्लोज वे में, मान लीजिए ये ऐसे बहुत सारे रॉड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये जितना ऐसे पास पास में है तो ये फिर इस रॉड के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, इस रॉड के अबाउट कर रहा है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो मैंने मोशन ये आपको दिखाया ये प्योर रोलिंग तो ये बिल्कुल नहीं है, राइट, क्योंकि रॉड के बीच में डिस्टेंस है, वो रोटेशन बाय रोटेशन ऐसे करता जा रहा है आगे। बट आप ये सोचो कि अगर ये रॉड्स को मैं थोड़ा पास ले आऊं, ठीक है, और मैं इतना पास ले आऊं कि इनके बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाए, और मेरे पास बहुत सारे रॉड्स हैं, इनफाइनाइट रॉड्स, इसका मतलब कुछ इस टाइप की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो इसका
जब मैं कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कोई गोल ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर रोल करूंगा, तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है? फ्लैट, बहुत सारी रॉड्स है, ठीक है, तो ये एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है। तो ये फ्लैट प्लेटफॉर्म बन गया जो कि रफ है, जो कि कोई भी स्लिपिंग, किसी भी पॉइंट पे ये स्लिपिंग अलाउ नहीं कर रहा है ना। मैंने वही बताया कि हर एक रॉड की क्या कंडीशन है, वो स्लिप नहीं करेगा, तो ये किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं कर रहा। और अब आप सोचो, क्या इसको टाइम मिल रहा है रोटेशन करने का पूरा उतना? तो ये बड़ा बड़ा रोटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, अब तो डिस्टेंस बहुत छोटा हो रहा है। तो ये जैसे ही थोड़ा भी टर्न हो रहा है तो ये दूसरे रॉड के कनेक्शन में आ जा रहा है व्हील, उसके नेक्स्ट इंस्टेंट ये और दूसरे के कनेक्शन में आ जा रहा है। तो ऐसे करते 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 ये आगे क्या हो गया, फ्लैट सरफेस के ऊपर इट इज इक्विवेलेंट टू रोलिंग मोशन। तो रोलिंग में भी यही हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो ये नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के उसमें आ जा रहा है, और फिर बेसिकली ये उसको समय दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही ये टर्न हुआ तो वो नेक्स्ट के कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन क्या आप ये मान सकते हो कि हर इंस्टेंट पे आपने देखा, हर रॉड पे वो क्या कर रहा था, प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा था, है ना। वो हर रॉड के लिए प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे रॉड नहीं है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कांटेक्ट है, राइट, यहाँ पे वो सरफेस है। तो वो सरफेस, उस लाइन के अबाउट वो हर मोमेंट क्या कर रहा है, वो लाइन भी चेंज होती जा रही है, नई आती जा रही है हर बार, तो उसके अबाउट लेकिन ये प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट मेक्स सेंस कि ये है ना। तो फाइनली ये जो मैंने बताया, इससे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि सच में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा होता है। व्हील के केस में हमने इसको देख लिया है अच्छे से। अब जरूरी नहीं है कि हर एक केस में आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे, और इसको हर एक केस में विजुअलाइज करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। बट ये केस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मैक्सिमम मतलब 90% ऑफ द टाइम हम इसी केस में इसको अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पहले से पता है। और आप, सबसे मेन बात यह है कि इसको, इस आइडिया को समझने के बाद आई होप आप कन्विंस हो गए हो कि हाँ, ये IAR है, और इसके अबाउट प्योर रोटेशन फॉर दैट इंस्टेंट व्हील परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपने विजुअलाइजेशन तो देख लिया, अब लेकिन इसका मेन फायदा आपको तब होगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसी को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अ व्हील रोलिंग विद स्पीड ऑफ द सेंटर एज v, व्हील रोल हो रहा है और सेंटर की स्पीड v दी है, v स्पीड से वो आगे जा रहा है, एंड रेडियस ऑफ द व्हील इज गिवन एज कैपिटल R। हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। तो स्पीड निकालनी है पॉइंट P की। अब इसको ट्रेडिशनली अगर आप सॉल्व करोगे तो आप, ये जो सेंटर है ये V से आगे जा रहा है, फिर हम O के ऊपर बैठ जाएंगे, O के फ्रेम में देखेंगे पॉइंट P क्या कर रहा है। तो O के फ्रेम में हमको दिखेगा कि ये जो पूरा व्हील है ये गोल 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 घूम रहा है, तो उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा जो कि v/r होती है, तो वो हम लगाएंगे। ये सीधे सीधे मुझे पता चल जाएगा कि r ओमेगा अगर मैं लगाऊंगा तो दोबारा से मेरा आंसर ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद v, यहां से v आ जाएगा, तो उसके फ्रेम में v होगी इसकी स्पीड। अब ये जो v है और ये जो v है, इन दोनों का क्या करोगे आप, वेक्टर एडिशन कर दोगे, और एंगल यहाँ पे दिया होगा, तो उस रास्ते से भी जा सकते हैं। पर ये सवाल कुछ इस तरीके से दिया है, ये सवाल बना ही IAR के लिए है। तो IAR में हम कहाँ देखते हैं रोटेशन, कहाँ से देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि ये रोल हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और जो ओमेगा है, ये बात यहाँ पे आप अलग से नोट कर सकते हैं कि
ऑल द एंगुलर क्वांटिटीज, यानी कि ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये IAR के रेस्पेक्ट में भी सेम ही रहती हैं जैसी आपकी ओरिजिनल सिचुएशन में। तो जब आप ओरिजिनल सिचुएशन में मान लीजिए आपका ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड है, तो जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेस के अबाउट लोगे तो उसमें ओमेगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो एंगुलर चीजें हैं वो आपकी चेंज नहीं होंगी, मतलब अल्फा, ओमेगा, ये सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे ओमेगा पता है कि वो सेम है, और ओमेगा मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला है जो रोलिंग के कंडीशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना जरूरी है, यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा ट्रू है अगर रोलिंग दी हुई है, तो ओमेगा मेरा यहीं से आ गया, ओमेगा इज v बाय आर। तो ओमेगा मुझे पता है, तो मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है और ओमेगा मुझे पता है, तो इसका मतलब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उस डिस्टेंस को, दैट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दैट विल गिव मी द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट। ये मेरा सिंपल सा, ये मेरी प्लानिंग है क्वेश्चन की। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे, और पॉइंट ओ से एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है। वो आप ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसका साइज कितना है, कैपिटल आर, और ये एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्रीज। तो ये जो चीज है, ये ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये कितनी होगी, r/2, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इस लाइन को नीचे तक खींच दे रहा हूँ, और ये कितना है, r, ठीक है। और इसी के हिसाब से अगर ये r/2 है, ये r है, तो ये साइड कितनी होगी, r cos 30, यानी कि √3 r/2, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या, r प्लस r/2 हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ। इसको अगर मैं ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल मिला है ये कैसा बन गया है, यहाँ पे हो गया टोटल 3r/2, और यहाँ पे हो गया √3 r/2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रेशो क्या बैठ रहा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1/√3, ये रेशो आ जाएगा, r/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 बनेगा। यानी कि अगर दिस अपॉन दिस, अगर मैं इस एंगल का tan ले लूं तो 1/√3, यानी कि ये एंगल जो है 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो या तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लूं, या फिर मैं डायरेक्ट पाइथागोरस यूज कर लूं, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, और ये डिस्टेंस मेरा फाइंड हो जाएगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं सिंपली, तो दिस साइड अपॉन cos 30 विल गिव मी दिस साइड, ठीक है। तो √3r/2 डिवाइडेड बाय cos 30, यानी कि √3/2, ठीक है। तो ये कैंसिल, और ये मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू √3r। यहां से ये कैंसिल होगा, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, √3r, ये डिस्टेंस आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है मुझे, r ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है ना किसी भी प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, राइट। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे इसका डिस्टेंस है √3r, ठीक है। वो डिस्टेंस मैंने ले लिया √3r, और किससे मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा, राइट। तो ये मेरा वीपी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओमेगा मेरा हो गया है v/r, राइट। मैंने यहीं पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो v/r, r कैंसिल, आंसर आ गया √3 टाइम्स v। अगर आप वेक्टर एडिशन वाले मेथड से करोगे तो भी यही आंसर आएगा,
बट यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में आपने चीजों को सॉल्व कर दिया। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो ये एंगल वगैरह थोड़ा फाइंड करने में, दोनों वेक्टर्स का डिस्प्लेस करके वो सारी चीजें करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन थोड़ी लगी है, बट एक सिंगल स्टेप में खाली आपने डिस्टेंस निकाला है, आपके दिमाग पे कोई लोड नहीं होगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो सिंगल स्टेप में हमने √3 टाइम्स v ये स्पीड निकाल दी, फाइनल आंसर। ठीक है, तो vp इज √3v। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए ये दूसरा सवाल देखते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m is freely rolling down an incline as shown. Find alpha. Alpha मतलब angular acceleration. तो ये एंगल दिया है 30 डिग्रीज और यहाँ पे ये एक डिस्क है जो कि फ्रीली रोल होके नीचे आ रही है। वेलोसिटी की बात नहीं की है और वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है, अल्फा की बात की है। ठीक है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता है कि इसको रोल होते हुए कितना टाइम हो गया है, मतलब जितना भी टाइम हो गया उसका अल्फा कांस्टेंट था। ठीक है, तो वो हमें सिर्फ निकालना है। तो हमें फोर्सेस की बात करनी है, टॉर्क की बात करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनली सॉल्व करने जाता हूँ तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ कि मैं ट्रेडिशनली, मतलब अब तक जब तक मुझे IAR का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तब मैं इसको कैसे सॉल्व करता। तो एक बार पहले वो देख लेते हैं और फिर मैं IAR अप्लाई करके फिर वो वाला सोल्यूशन में देखेंगे। तो ये नीचे जा रहा है, इसका पहले फोर्सेस के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी डायग्राम, मतलब पॉइंट मास नहीं है ये, तो है ये फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से। मतलब इसको यहाँ से फ्री कर दिया बस, पॉइंट मास की तरह वो जो लॉज ऑफ मोशन में करते थे वो डायग्राम नहीं, क्योंकि हमें लोकेशन यहाँ पे फोर्सेस की पता चलनी चाहिए। तो सेंटर पे हम यहाँ पे लगाएंगे mg sin थीटा, है ना, यानी कि mg sin 30 डिग्रीज, ये यहां सेंटर पे लगा और साथ में यहां पे एक फोर्स आएगा इस तरफ, फ्रिक्शन। ठीक है, यही दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। mg sin थीटा अलग से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली इसको नॉर्मल फोर्स ने जो mg का दूसरा कंपोनेंट था mg cos 30 डिग्रीज, वो नॉर्मल फोर्स बैलेंस करके खा चुका है, इसलिए सिर्फ यही बचा है। और ये सेंटर पे हम mg ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंटर पे कंसिडर करते हैं, इसलिए ये सिर्फ mg sin थीटा इस टुवर्ड्स द अलोंग द इंक्लाइन हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो हो जाएगा इस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन होगा। ठीक है, तो वो पहले तो मैं ये मार्क कर देता हूं। उसके हिसाब से हम लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mg sin थीटा, इसको मैं डायरेक्टली mg/2 लिखूंगा, mg/2 ये इस डायरेक्शन में माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरी पहली इक्वेशन फॉर्म होगी। अब एक और इक्वेशन आएगी, है ना, ऑल्सो रोलिंग के केस में हम हमेशा ध्यान रखना v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू r अल्फा। तो एक्सेलरेशन जो है वो r अल्फा के बराबर होना चाहिए, राइट। और अब मैं इसको, ये तो मैंने लीनियर एक्सेलरेशन इसके हिसाब से लगा दिया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मुझे ये बॉडी पे टॉर्क देखना पड़ेगा। अगर मैं अभी सेंटर के अबाउट इसका रोटेशन लूं, ठीक है, मैं सेंटर के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, वो एक्सिस भले ही आगे जा रही है लेकिन वो सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F फ्रिक्शन, ये r डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क है वो Fr हुआ। और जो mg है, mg तो उसी सेंटर पे लग रहा है तो उसका टॉर्क नहीं आता कुछ, तो जो टोटल टॉर्क है वो आ जाता है Fr इज इक्वल टू, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ,
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क है इसलिए एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आई इंटू अल्फा। अल्फा मुझे पता है, अल्फा शुड बी ए बाय आर। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है ना, रोलिंग दिया हुआ है यहाँ पे, वो फ्रीली हो रहा है। फ्रीली का मतलब ये है कि और उसके ऊपर हमने अलग से कुछ ऐसे पुशिंग पुलिंग वाला कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसको फ्रीली बस इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया है, तो रोल तो हो ही रहा है वो, ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अल्फा ए बाय आर हो जाएगा, तो ए बाय आर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे एक आर इधर कैंसिल हो जाएगा और एक आर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू एम ए अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 1 में मैं डाल रहा हूं एम जी बाई 2 माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाऊं तो 3ma बाय 2, 2 कैंसिल, m कैंसिल, एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा g बाय 3, लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। अब a बाय r मुझे पता है अल्फा होता है, तो g बाय 3r ये हमारा अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा g अपॉन 3r। हम डायरेक्टली भी इक्वेशन से अल्फा निकाल सकते हैं, तो हम a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r अल्फा, है ना, तो वो भी वही बात है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड से ये मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं कि डायरेक्टली अगर मुझे करना है IAR अप्लाई करके तो कैसे करना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, तो डायरेक्टली मुझे पता है कि IAR कहां पे होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, रोलिंग वाला केस है। अब ऐसा नहीं है कि रोलिंग हमने वहां हॉरिजॉन्टल करके देखी थी तो इंक्लाइन प्लेन पे जो रोलिंग होगी उसमें नहीं अप्लाई होगा। इंक्लाइन प्लेन पे जो रोलिंग हो रही है उसमें भी तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये नो स्लिपिंग कंडीशन है। इंक्लाइन रेस्ट पे है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी रेस्ट पे होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप होगा, राइट। तो यहाँ पे नो स्लिपिंग है तो IAR यहां से पास होगा। अब अगर IAR यहां से पास हो रहा है तो मैंने फिर से अगर मैं देखूं तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे आया था mg साइन थीटा आया था, मैं यहाँ पे mg बाई 2 लिख रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इस पॉइंट से ये F फोर्स पास हो रहा है तो इसका तो टॉर्क लूंगा ही नहीं मैं, राइट। तो टॉर्क ये मेरा r डिस्टेंस के ऊपर सिर्फ mg बाई 2 लग रहा है, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मुझे अल्फा ही तो निकालना था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था ये चीज, यहाँ पे मेरा F डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, वहां पे मुझे इक्वेशंस में से सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, राइट, क्योंकि वहां पे प्योर रोटेशन का केस नहीं था। यहाँ पे मैंने इसको प्योर रोटेशन का केस बना दिया, वहां पे मुझे रोलिंग अप्लाई करनी पड़ रही थी, यहाँ पे मैं रोलिंग अप्लाई ही नहीं कर रहा, मुझे पता है रोलिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे प्योर रोटेशन का केस उसको बना दे रहा हूँ और फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो कितना सिंपल हो गया। टॉर्क यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस इनटू फोर्स, यहाँ पे सिंपल केस है, परपेंडिकुलर है, तो mg बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय r, ये मेरा टॉर्क होगा और ये क्या होगा आई अल्फा। लेकिन यहाँ पे गलती से अगर आपने mr स्क्वायर बाई 2 ले लिया तो आप गड़बड़ कर दोगे। mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यस, बट विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, विच पासेस थ्रू द सेंटर।
जो सेंटर से पास करती है उस एक्सिस के हिसाब से। अब जब आप IAR ले रहे हो तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, जब आप IAR यूज कर रहे हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, यानी कि उस पॉइंट उस एक्सिस के हिसाब से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे मैं mr²/2 नहीं डाल सकता, तो ये चीज का खास ध्यान रखना है। सीधे मैं mr²/2 डाल के अगर यहाँ कर दूंगा आंसर मेरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो mr²/2 फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के अगर मैं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो वो 3mr²/2 आता है। तो आप कैलकुलेट करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के देख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ 3mr²/2, ठीक है। आई अल्फा ही तो मुझे निकालना था, अल्फा को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, राइट, 2 कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, अल्फा मेरा आ जाएगा g/3r। एक सिंगल स्टेप में आ गया। वहां पे मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ी, राइट, क्योंकि रोटेशन ट्रांसलेशन के लिए F=F_net=ma वो अप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे कुछ वैसा नहीं करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे ये पता था ये जो बॉडी है ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हो कैसे IAR ने आपकी लाइफ यहाँ पे सिंपल बना दी। ये मैंने 2 सिंपल क्वेश्चंस लिए थे। इसी तरह आप और भी कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल है, लंबे लंबे जो सवाल हैं, उनमें अपना जो सॉल्यूशन वर्क है उसको छोटा करने के लिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए IAR का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इस पूरे लेक्चर से आपको IAR की थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी और आप इसको सवालों में इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू।